काशीराम जी। कौन सा काशीराम राणा या राणा में अध्यक्ष काशीराम जी को 23 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पर इस सदन में दलित प्रेम का प्रदर्शन हुआ। दलित प्रेमी मेरे पास भी आए, मुझसे कहने लगे कि आप चिल्लाते क्यों नहीं हैं, जब सब हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम दलित नहीं हैं फिर भी चिल्ला रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? हम सदन के वेल में खड़े हुए हैं, तो आप क्यों वेल में नहीं आते हैं? मैं चुप रहा, लेकिन कुछ साथियों ने कहा कि कहीं बीजेपी के दबाव में तो ऐसा नहीं हो रहा है। जिन साथियों ने मुझे कहा कि बीजेपी के दबाव में शायद ऐसा हो रहा हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि काशीराम में और महाराष्ट्र के दलितों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कांग्रेस के साथ भी समझौता किया है, उनके दबाव में नहीं आया हूं। मैंने बीजेपी के साथ समझौता किया है, दबाव की कोई बात नहीं है। बीजेपी अगर बुरा काम करती है तो मैं उसको भी कंडम करता हूं, उसके बारे में भी सोचता हूं। कम करता हूं, सोचता ज़्यादा हूं। तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, चिल्लाना उतना ज़रूरी नहीं है। दलित प्रेमियों ने जो 23 तारीख को दलित प्रेम दिखाया और मुझसे भी कहा कि मुझे भी चलाना चाहिए, और यही नहीं, बहुत से पेपरों में भी ये बात आई कि काशीराम को दलित प्रेम नहीं है, इसलिए वो महाराष्ट्र के बारे में चुप है। मैं महाराष्ट्र के बारे में चुप नहीं हूँ। महाराष्ट्र में जाकर मैं बहुत कुछ बोला हूँ। मेरी बात महाराष्ट्र के दलितों ने नहीं सुनी है, इसलिए उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। पिछले 50 साल से ये दिन देखना पड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे किसी और का रहा हो। अगर उन्होंने मेरी बात मानी होती तो मैं शायद मुझे इस सदन में बोलने की ज़रूरत ना पड़ती। अब मैं इस सदन के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के दलितों को सलाह देना चाहता हूं, जो मैं महाराष्ट्र में जाकर दिया करता था। वो सलाह क्या है कि महाराष्ट्र में अगर ऐसी बातें, ऐसी वारदातें अगर बिहार के बेलची और पिपरा में होती हैं तो बात समझ में आती है। अगर उत्तर प्रदेश के आगरा में होती है तो भी बात बुरी नहीं लगती है। लेकिन अगर इस किस्म का दलितों के ऊपर अन्याय महाराष्ट्र में होता है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो बबरूहान गवई की आंखें निकालने का काम हो, जो मैं महाराष्ट्र में खुद अपनी आंखों से देखा है, और चाहे वो यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, यूनिवर्सिटी के नामकरण से संबंधित हो, या आज की जो वारदात है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में होती हैं तो मुझे अफसोस होता है। अफसोस क्यों होता है? शिवसेना भाजपा की बात कर रहा हूँ मैं शिवसेना भाजपा की बात कर रहा हूँ। जो आज हो रहा है, जो आज हो रहा है उसका मुझे दुख है। जो आज हो रहा है उसका मुझे दुख है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। अभी अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि जिनके साथ आपकी दोस्ती है उनके उधर होम मिनिस्टर हैं, उनके उधर होम मिनिस्टर है। मेरी दोस्ती कांग्रेस के साथ भी रही, उनके भी होम मिनिस्टर रहे हैं, सेंटर में भी रहे हैं, स्टेट में भी रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर हमारी दोस्ती, किसी दोस्त अगर होम मिनिस्टर अगर गलत बात करता है तो मैं उसको भी कंडेम करता हूँ।
लेकिन मैं कंडम करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं तो एक बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अगर ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में होता है, ऐसी वारदातें होती हैं तो हम उसके आदी बन चुके हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में दलितों पे अन्याय होता है, उसके हम आदी बन चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, तमिलनाडु में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तमिलनाडु में भी दलितों की बहुत हत्याएं हो रही हैं। उसका भी हमें दुख होता है। दुख क्यों होता है कि तमिलनाडु में पेरियार का आंदोलन चला है। पेरियार 1924 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। 1924 में जब नारायणगुड़ी के चेलों ने जब वैकम का सत्याग्रह शुरू किया तो पेरियार उनकी मदद के लिए वैकम में केरला में पहुंचे। जब पेरियार वैकम पहुंचे तो गांधी जी जो तिलक के बाद जो कांग्रेस के कारोबार को देख रहे थे, तो उन्होंने पेरियार से कहा कि ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा आज़ादी का है। हम आज़ादी चाहते हैं, अंग्रेज़ों को निकालना चाहते हैं, हम छुआछूत को दूर नहीं करना चाहते हैं। ये हमारे एजेंडे में नहीं है। देश आज़ाद हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा क्या करना है, लेकिन आज तो हमें अंग्रेज़ों को निकालना है। तो पेरियार ने 1924 में कांग्रेस छोड़ी। मैं उसको क्यों मानता हूँ, उनकी ज़्यादा आदर क्यों करता हूँ कि उन्होंने एजेंडा बदला। उन्होंने कहा कि अगर ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है तो मैं इसी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहना चाहता हूँ। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की। पेरियार ने और बहुत से काम किए होंगे जिनसे मैं सहमत ना हूँ, लेकिन उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है उसका मैं और मेरी पार्टी उसका बहुत आदर करती है। तो इसी तरह से महाराष्ट्र में जहाँ फुले, शाहू, अंबेडकर, तीन महापुरुषों ने 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल लंबा संघर्ष किया। किस चीज़ के लिए किया? सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए शूद्र और अति शूद्र को, शेठ जी भट्ट जी का मुकाबला करने के लिए जो 108 साल की कोशिश हुई और वो कोशिश बेकार गई है। जो महाराष्ट्र में पिछले 50 साल से हुआ है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि वो कोशिश कामयाब नहीं हुई है। वो कोशिश क्या थी? उनकी कोशिश थी कि राजनीतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ज़रूरी है। अंग्रेज़ों को निकालने से पहले हमें समाज व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को सुधार देना चाहिए। लेकिन आज आज़ादी के 50 साल बाद जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो आज तक भी हम लोग सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधार नहीं पाए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 25 नवंबर 1949 को कहा था, 25 नवंबर 1949 को कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी के बगैर कामयाब नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमने अचीव कर ली है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी आज भी नहीं है। मुझे ये दुख होता है कि महाराष्ट्र में जहाँ फुले, शाहू, अंबेडकर ने 108 साल लंबा अटूट संघर्ष किया, वहाँ भी आज सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। सोशल डेमोक्रेसी ना होने के कारण आज भी जाति के आधार पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके जिम्मेवार कौन है? मैंने पहले कहा है कि मैं दलितों को बड़ा भारी जिम्मेवार समझता हूँ, क्योंकि दलितों ने जो अंबेडकर के स्टैचू लगाए हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो उन्होंने अंबेडकर की मूवमेंट को ख़त्म किया है वो गलत हुआ है। अंबेडकर की मूवमेंट से जुड़ना चाहिए था, पुतलों से नहीं। उनके पुतलों से जुड़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था जितना अंबेडकर की मूवमेंट को कामयाब बनाना ज़रूरी था। मुझे
कांग्रेस के बारे में ये अफसोस है कि मैं 1971 में पूना में था। पूना में गाडगे महाराज धर्मशाला में एक समझौता हुआ, अंबेडकर की पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी का और कांग्रेस का समझौता हुआ। उस वक़्त 521 मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे। 521 में से 520 कांग्रेस लड़ेगी और एक रिपब्लिकन पार्टी लड़ेगी, ऐसा समझौता हुआ। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा समझौता किया कि 520 कांग्रेस लड़ेगी और एक रिपब्लिकन पार्टी लड़ेगी। और जब वो गाडगे महाराज धर्मशाला से बाहर आए तो दादा साहब गायकवाड़ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, श्री मोहन धारिया कांग्रेस की पार्टी की तरफ से बाहर आकर उन्होंने ऐलान किया कि आज बहुत चांगला झाला है, बहुत अच्छी बात हो गई है। आज जो समझौता गांधी और अंबेडकर में उनके जिंदा रहते नहीं हुआ, आज 1971 में उनके चल बसने के 15 साल बाद ये समझौता हुआ है। मुझे बहुत बुरा लगा कि इस समझौते में गांधी को 520 सीटें मिली हैं और अंबेडकर को 1 मिली है। ये समझौता हुआ है, 15 साल बाद हुआ है। अब 15 साल बाद जो ये कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी का, गांधी और अंबेडकर का जो समझौता हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ है। मैं महाराष्ट्र छोड़कर चला आया। मुझे ऐसा लगा कि भाई, मैंने जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे, मैं कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके उनको देता था और मैं उनसे कहता था कि भाई इस मूवमेंट को मत छोड़ो। वो कहते थे कि इस मूवमेंट के चलते हुए हम एमएलए नहीं बन सकते हैं, हम एमपी नहीं बन सकते हैं, हम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। तो मैं उनसे कहता था कि एमएलए एमपी बनना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये मूवमेंट को चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आज क्या है, आज उन लोगों का जो अंबेडकर के लेफ्टिनेंट थे, आज उनका शायद 1 एमएलए है 288 में से, शायद 1 भी नहीं है, हो सकता है कि 1 हो। लेकिन तो इस किस्म के समझौते के कारण और इस किस्म के उनके रवैये के कारण आज शायद उनका 1 भी एमएलए नहीं है। एमएलए एमपी बनने के लिए उन्होंने अंबेडकर की मूवमेंट को, मिशन को ख़त्म किया, लेकिन आज उनका 1 भी एमएलए एमपी नहीं है। मैं उधर से महाराष्ट्र से उखाड़े हुए पौधे को लेकर उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश में वो पौधा लगाया। आज उत्तर प्रदेश में 11 लोकसभा के एमपी हैं और आज 3 राज्यसभा के हैं और 68 एमएलए हैं। फिर महाराष्ट्र में जाकर मैं उनके पास पहुंचा कि देखो भाई, अंबेडकर को मानकर, फुले को मानकर, शाहू को मानकर एमएलए एमपी बना जा सकता है। जब उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं, पंजाब में बन सकते हैं, मध्य प्रदेश में बन सकते हैं, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं बन सकते हैं। आप इस मूवमेंट को मत ठुकराओ। ये जो मूवमेंट है, सामाजिक परिवर्तन की और आर्थिक परिवर्तन की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए आप लोग फिर से उस मूवमेंट को शुरू करें। मैं आपको मदद करता हूँ। मैं आपको उस वक़्त भी महाराष्ट्र में कहता था और आज मैं उत्तर प्रदेश से आकर आपको कहता हूँ कि एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, मिनिस्ट्री बन सकती है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी मिनिस्ट्री है, चाहे वो किसी के साथ मिलकर ही हो, लेकिन हो सकता है। और हम इस उम्मीद में हैं, इस कोशिश में हैं कि हम अपने बलबूते पर भी मिनिस्ट्री बना सकते हैं। इस मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, इस मूवमेंट को चलाते हुए, फुले शाहू अंबेडकर की मूवमेंट, जिसमें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो उस मूवमेंट को मैं समझता हूँ कि चलाना बड़ी ज़रूरी था। लेकिन महाराष्ट्र के दलितों ने इसको डिसर्ट किया, इसलिए डिसिक्रेशन इतना मुझे आज दुख नहीं देता है जितना डिजर्शन देता है। अंबेडकर की मूवमेंट को डिसर्ट करने का जितना मुझे दुख होता है, उतना डिसिक्रेशन का नहीं होता है। क्योंकि स्टैचू के ऊपर तो पंछी भी बैठ जाते हैं, पेशाब करते हैं। क्या हम पक्षियों के पीछे भागेंगे? क्या हम पक्षियों के पीछे भागेंगे? क्या आपने ये क्या किया, स्टैचू को खराब कर दिया। स्टैचू को जूता पहनाया गया और उसके बाद गोली कांड हुआ।
इसको मैं कंडम करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जुल्म ज्यादती तो कांग्रेस में राज में भी कम नहीं हुई है। मैंने बबरूहान गवई की कहानी बताई है। बबरूहान गवई की दोनों आंखें निकाल दी गई कांग्रेस के राज में। उसका कसूर क्या था कि एक फ्यूडल लॉर्ड ने उसकी लड़की के बच्चा पैदा कर दिया था, और वो कहता था कि अब इस लड़की को आप फ्यूडल लॉर्ड अपने पास ही रखो। वो बोलते तुम्हारी ये हिम्मत कि भाई बच्चा पैदा करना तो हमारा काम है, लेकिन अब उसको मेंटेन करना ये हमारा काम नहीं है। उसकी दोनों आंखें निकाल दी गई। कांग्रेस का राज था। मैं कोई कांग्रेस के विरोध में बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं तो एक हकीकत बताने के लिए, और वो भी मजबूर होकर। मैं तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन दलित प्रेमियों ने मुझे बोलने पर मजबूर किया है। तो इसलिए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उस वक़्त भी ऐसा हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र के जो लेफ्टिनेंट बाबा साहब अम्बेडकर के थे, वो कमज़ोर हैं। उनकी कमजोरी के कारण, कमजोरी को छुपाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी का मसला उठाया कि हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, अम्बेडकर का नाम यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहिए। ये सारे लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा जानते हैं कि अम्बेडकर का नाम रातवाड़ा यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहिए। तो मैं उनसे कहता था कि भाई जब आप अम्बेडकर की मूवमेंट को नहीं चला रहे हैं तो यूनिवर्सिटी से कौन नाम जोड़ेगा। अम्बेडकर ने खुद कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विद विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। तो इसलिए राजनीति की जो पॉलिटिकल पावर है, उसकी जो गुरु किल्ली है, आप उसको हासिल करने के लिए अम्बेडकराइट मूवमेंट को चलाएं। जब राजनीतिक किल्ली आपके हाथ में, गुरु किल्ली आपके हाथ में होगी, तो आप यूनिवर्सिटी का नाम बदल भी सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी नई भी बना सकते हैं। हमने ये उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, कांग्रेस को मजबूर किया नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। लखनऊ में 14 अप्रैल 1989 में कांग्रेस पार्टी ने, जिस वक्त दिल्ली में भी केंद्र में उनकी सरकार थी और यूपी में सरकार थी, जिस तरह से केंद्र और महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उनकी केंद्र और स्टेट की सरकार ने, उन्होंने लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी बनाई। मैंने अपने लोगों को चौकन्ना किया कि डिमांड तो महाराष्ट्र की है और पूरी उत्तर प्रदेश में हो रही है। महाराष्ट्र में अम्बेडकर ने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्टल बनाए, एजुकेशन के मामले में बहुत कुछ किया। उत्तर प्रदेश में तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं बनाया। अम्बेडकर ने उत्तर प्रदेश में कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं बनाया, और किसी की डिमांड नहीं है कि यूनिवर्सिटी बनाओ। तो ये कांग्रेस वाले यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं कि इनको खतरा है कि उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर को मानने वाले लोग मास्टर की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, गुरु किल्ली की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए उसको छिपाने के लिए ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। आज उन्होंने यूनिवर्सिटी भी बना दी है, और गुरु किल्ली भी हमारे हवाले कर दी है। और उस गुरु किल्ली का इस्तेमाल करके हमने यूनिवर्सिटियों के नाम भी बदले हैं। वो यूनिवर्सिटी तो सेंटर की है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए हमने स्टेट की यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी का नाम हमने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रख दिया है। यही नहीं, मैं 94 में महाराष्ट्र में गया तो लाखों लोगों ने मुझे सिग्नेचर इकट्ठे करके दिए कि शाहू महाराज ने तो दक्कन एजुकेशन के लिए, या इस पूना, सातारा, कोल्हापुर एरिया में उन्होंने एजुकेशन के बढ़ावे के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए पूना यूनिवर्सिटी का नाम हम छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी रखना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, आप मुझे सिग्नेचर दो। मैं उनको लेकर शरद जी के पास चले गया, वो मुख्यमंत्री थे। मैंने उनसे कहा कि भाई ये लाखों लोगों की डिमांड है कि वो छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी इसका नाम रखना चाहते हैं। उन्होंने कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो कोल्हापुर में मैंने पब्लिक मीटिंग लेकर कहा कि भाई आप लोगों को इसके लिए
आंदोलन करना चाहिए। अगर सचमुच आपका ये ख्याल है कि ये यूनिवर्सिटी का नाम पूना यूनिवर्सिटी का नाम बदलना चाहिए तो आप आंदोलन करें, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद श्री बाल ठाकरे उधर पहुँचे। उधर से एक पढ़ारी नाम का पेपर निकलता है, उसमें हेडलाइन था, मैं गोवा में था तो मेरे पास पढ़ारी नाम का पेपर लेकर कोई आया कि बाला साहब ठाकरे ने कहा है कि कांशीराम की इधर महाराष्ट्र में क्या ज़रूरत है। ये यूनिवर्सिटी तो, ये काम तो शाहू महाराज का काम तो हम ही कर देंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि शायद ये कर दें, लेकिन आज 2.5 साल से उनकी सरकार है उधर, तो आज तक उन्होंने 2.5 साल में ये काम नहीं किया है। ये काम उन्होंने नहीं किया है। 2.5 साल से उनकी सरकार है, लेकिन जब कांशीराम के हाथ में उत्तर प्रदेश की सरकार आई तो हम लोगों ने छत्रपति शाहू राम के महाराज के नाम पर, जिस कानपुर में एक दिन के लिए शाहू महाराज आए थे 1919 में, उस कानपुर को सिलेक्ट करके छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी बना दी। तो इस तरह से मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हमें, मैं समझता हूँ कि दलितों को अगर अपना उद्धार करना है, दलितों को अगर उनका एम्पावरमेंट वो चाहते हैं, दूसरे एम्पावरमेंट की बात करते रहेंगे, दूसरे लोग दलित एम्पावरमेंट की बात करते रहेंगे, लेकिन उनको पावर में आने से रोकेंगे, जिस तरह से महाराष्ट्र में रोका गया और वो रुक गए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि दलितों को इस दलित प्रेम से सावधान रहना चाहिए। दलितों को, जो नॉन दलित है, उनके दलित प्रेम से सावधान रहना चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से महाराष्ट्र के दलितों को ये मैसेज भेजना चाहता हूँ और देशवासियों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा, देशवासियों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने आज से 50 साल पहले हमें सावधान किया था। 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कहा था कि ऑन 26th of January 1950 we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. So, after 50 years of independence, still there is no social democracy. On the social and economic front, we have not moved as much as we should have moved during the last 50 years. That's why on 15th August, we are launching a campaign. The name of the campaign is Dependence in Independent India. Dependence in Independent India. India is independent, but more than 50% Indians are dependent. In agriculture field, lots of people, ये जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास खेत नहीं है। खेतों के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जब वो खेतों में खेती करने वाला किसान, जब वो भूखा मरता है, बेइज्जत होता है, किनके हाथों में, जिनके पास खेत है, तो वो देहात छोड़कर शहरों में आ जाता है। आज हमारे देश के शहरों में लगभग 15 करोड़ लोग देहात छोड़कर पहुंच चुके हैं, और शहरों में उनकी क्या हालत है। वो फ्यूडल लॉर्ड के क्लचेस से निकल जाते हैं और स्लम लॉर्ड के क्लचेस में फंस जाते हैं। शहरों में स्लम लॉर्ड है और देहातों में फ्यूडल लॉर्ड है। इकोनॉमिक फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे हम आगे नहीं बढ़े हैं।
तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि दलित प्रेमियों से ये काम होने वाला नहीं है। उनको 50 साल मिले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के दलित प्रेमी हों। 50 साल में उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जिसके लिए फुले शाहू अम्बेडकर ने संघर्ष किया, उसकी बात आगे नहीं बढ़ाई है। अगर आगे बढ़ानी है तो ये दलितों को ये काम खुद करना होगा, चाहे वो दलित उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है। उनको मिलजुल कर ये काम करना होगा। इस सदन के माध्यम से ये मैसेज मैं उन सारे दलितों तक पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद। श्री सुरेंद्र यादव। मैं तो आज भी बोलने वाला नहीं था, मुझे दलित प्रेमियों ने मजबूर किया है बोलने के लिए। ठीक है। बोलने से काम नहीं होगा, करने से काम होगा। उत्तर प्रदेश में तो आर्थिक परिवर्तन आ मैं तो गया। आज भी बोलने वाला नहीं था। उत्तर प्रदेश में आर्थिक परिवर्तन आ गया है। मैं वो जो हमने कांग्रेस से वादा किया है वो उनके साथ पूरा किया है। जो जिसके साथ भी वादा करेंगे पूरा करेंगे। ओके धन्यवाद। आर्थिक प्रगति सही हो गई है। आप लोगों का गवर्नर का राज हम लोगों ने 5.5 महीने आजमाया है। गवर्नर का राज आप लोगों का ही राज था। ठीक है। तो 5.5 महीने आजमाने के बाद आपका राज हम आजमा रहे हैं। अभी 2 महीने और आजमा ठीक लें। है। श्री 2 महीने और आजमा लें और 2 महीने के बाद हम उनको हाथ में दे देंगे, फिर उनसे आजमा लेंगे। ठीक है पप्पू यादव जी। हम बम्बे में जाना पप्पू यादव जी। जब मुझे जरूरत पड़ेगी बम्बे में भी चले जाएंगे। ठीक है काशीराम जी। ठीक है। सुरेंद्र यादव। बम्बे भी जाएंगे।